आपकी अगली जनरेशन आपके ऊपर सवाल उठा दे तो कैसा लगेगा आपको? दरअसल यही हो गया अभी हाल ही में G20 और G7 के बीच में। ऐसा क्या हो गया कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसी साल एक्सपर्ट्स सबसे ज्यादा यह कयास लगा रहे हैं कि G7 की रेलेवेंस ज्यादातर खत्म होती चली जा रही है, जबकि G7 की स्थापना पहले करी गई थी, G20 की स्थापना बाद में करी गई। आखिर ऐसा क्या हो गया इतने दिनों में कि अब ज्यादातर कंट्रीज जो कि G20 के अंदर हैं उनका यह कहना है कि G7 में अब वो बात नहीं रही है, G7 की रेलेवेंस डे बाय डे इंपॉर्टेंस कम होती चली जा रही है। तो इस चीज को देखेंगे इस वीडियो में। समझ ऐसे नहीं आएगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा तब जाकर आएगा समझ। तो समझ तो आएगा ही, बशर्ते शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हो गई थी सन 1960 में। 1960 में एक ग्रुप बनाया जाता है और इसका नाम था ओपेक। ओपेक का नाम ही क्या है, उसी से आप समझ जाओगे कहानी क्या थी। इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में इराक की कैपिटल बगदाद में 13 देश मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिनका कहना होता है कि हम वो देश हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन करते हैं, तो हमें एक ग्रुप बना लेना चाहिए और इस ग्रुप को बनाकर हम पूरे दुनिया भर में पेट्रोल को बेचने और खरीदने को लेकर जो नीतियां हैं हम उनको निर्धारित करने का काम करेंगे। अब जब ये ग्रुप बना लिया गया तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो 13 देश हैं ज्यादातर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, वेनेजुएला। आप यहां पर देखोगे ये ज्यादातर यहां पर कंट्रीज जितने हैं 13 देशों में से ऑलमोस्ट 10 आपके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं। अब हुआ क्या कि कहानी दर बदर कैसे बदलती है। 1960 के बाद से अगले दशक में दुनिया भर में कई सारी इस्लामिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी नई नई पहल करी। मतलब कहने का दुनिया भर में कई सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने नए ग्रुप बनाने स्टार्ट किए। अब इसकी वजह से दिक्कत होने लगी यूरोपियन कंट्रीज को। अब यूरोपियन कंट्रीज ने कहा यार दुनिया भर में यार ये मुसलमान अपनी कम्युनिटीज को लेकर ग्रुप बनाते चले जा रहे हैं, वैसे ही एशियन रीजन में इन्होंने पहले ही इस्लाम को बढ़ा रखा है। अब अगर इनकी नीतियां भी इस तरीके से यूरोप में आ गई या अमेरिका में आ गई तो हमारा क्या होगा। और जिसमें से सबसे ज्यादा समस्या किसको हो रही है? अमेरिका को हो रही है, क्योंकि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था तो वो सुपर पावर बन के उभरा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके ऊपर आंख भी उठाकर देख ले। अब ऐसे में क्या होता है, 1975 में 7 बागड़ बिल्ले एक साथ आते हैं और कहते हैं कि हम भी एक ग्रुप बनाएंगे। और ये 7 बागड़ बिल्ले कौन थे? ये 7 वो देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। इन 7 ने मिलकर 1975 में एक नया ग्रुप बनाया और इसका नाम रखा G7, ग्रुप ऑफ 7। इस तरीके से G7 की स्थापना हुई। अब इन्होंने क्या कहा समझना, इधर कंडीशन को जब आप समझो तो आप देखोगे ये भारत है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जो ओपेक है इसकी स्थापना 1960 में इराक में करी गई। अब देखो इन्होंने क्या किया, इराक में बगदाद में स्थापना इसकी करी थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसका हेडक्वार्टर वियना बना दिया। और वियना कहां है? वियना है ऑस्ट्रिया में। ओपेक अपना डोमिनेंस यूरोप में चाहता था, यह पूरा यूरोप है और ये अपना डोमिनेंस यूरोप में चाहते थे, अपनी नीतियां यूरोप में अप्लाई करना चाहते थे, तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में बना दिया, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को और दिक्कत हो रही थी। जब G7 की स्थापना करी गई तो यह सोचकर करी गई कि भैया ओपेक जो है इसको इधर ही हम वापस कर देंगे, ओपेक को हमें इधर नहीं बढ़ने देना है। इस वजह से G7 की स्थापना करी गई और G7 में एक देश जापान को भी मिलाया गया, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर थी भी और आज भी है। अब जापान को क्यों मिलाया गया? क्योंकि जापान ईस्टर्न वाले रीजन को कंट्रोल करेगा, तो जितना भी ये पूर्वी वाला क्षेत्र है वहां पर भी इनकी नीतियां अप्लाई हो जाएंगी। इस मकसद के साथ G7 की स्थापना 1975 में करी गई। सारी चीजें सही चलती रही, एक बैलेंस होने लगा। अगर ओपेक का अपना एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता, वो भी तो गलत था। पूरे दुनिया भर में अगर ओपेक और साथ में अगर मुस्लिम न्यू ग्रुप्स मिलकर पूरे दुनिया में अगर मोनोपोली बना लें पेट्रोलियम को लेकर तो वो भी तो अपने आप में गलत है। या आज की डेट में G7 भी मोनोपोली बना ले तो वो भी गलत है। तो अब क्या हुआ कि चीजें बेहतर होने लगी, बैलेंसिंग होने लगी। यहां पर ओपेक ने सारी चीजें मिडिल ईस्ट में संभाल दी और इधर की तरफ से G7 ने अपनी नीतियां बना ली। अब हुआ क्या कि इधर में भैया एक नया देश आकर जुड़ जाता है 1998 में G7 से, और यह नया देश कौन सा है? यह है रशिया। रूस कहता भैया हम भी किसी से कम है क्या? इन्होंने कहा हम तो वैसे ही 1971 में
यह दिखा चुका था आंख अमेरिका को ही। 1971 में जब बांग्लादेश हम बनाने की बात कर रहे थे तो उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से जो नेवल शिप अमेरिका के आए थे उससे अकेला भिड़ गया था यह हमारे लिए। तो इसने कहा कि हम भी G7 में शामिल होंगे। हम क्यों नहीं शामिल हो सकते? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड हमारे पास है, सबसे ज्यादा हथियारों का भी हम प्रोडक्शन करते हैं, हम कैसे नहीं हो सकते? 1998 में फाइनली रशिया को भी G7 में मेंशन करना पड़ा और तब G7 क्या कहलाया? G8 कहलाया। लेकिन यह सिलसिला चलता रहा, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। अभी 2014 में यह लड़ गया किससे? यह लड़ गया यूक्रेन से। और यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है क्रीमिया। क्या नाम है? क्रीमिया। क्रीमिया पर इसने कब्जा कर लिया और G7 ने क्या बोला कि तुम क्या कर रहे हो? तुम यूक्रेन को हैरेस कर रहे हो, तुम किसी दूसरे कंट्री पर अटैक कर रहे हो और ये सही नहीं है, जिसकी वजह से हम तुम्हारी जो अध्यक्षता है, जो तुम्हारी मेंबरशिप है और अध्यक्षता, दोनों चीजें हम क्या करते हैं? रद्द करते हैं। 2014 से रशिया को फिर से G7 से हटा दिया गया और यह फिर से G7 बन गया, जो कि G8 था पहले। अब यहां पर बीच में G20 कहां से आ गया समझो। जब 1975 में G7 की स्थापना करी गई, उसके बाद क्या हुआ? एक सिलसिला और चालू हुआ। दुनिया में हर समय बदलाव हो रहा है, उसी तरीके से कई सारी पावर्स और उभर कर आ रही थी जो कि अपने आप को आने वाले समय में सुपर पावर के रूप में देखती हैं। जी हां, मैं देशों की ही बात कर रहा हूं, जिसमें से भारत भी है और भी कई सारे देश हैं। स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर आज आप देखोगे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। आज से 30 साल पहले आप देखो दुबई क्या हुआ करता था, आज की डेट में आप देखो दुनिया भर का पैसा वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि 1999 में एक नया ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया और यह था G20। अब G20 क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि दूसरे देशों ने कहना शुरू किया कि भैया दुनिया भर के लिए तुम 7 बागड़ बिल्ले मिलकर फैसला लोगे, केवल तुम 7 एक कुर्सी में बैठ जाते हो, बीच में ये आ जाते हैं यूक्रेन, ये बउआ जैसा आके तुम्हारी गोद में बैठ जाता है और तुम इसको पुचकारने के लिए दुनिया भर के फैसले तुम 7 ही लोग मिलकर ले लेते हो। तो इन कंट्रीज ने कहा कि यह सही नहीं है, दुनिया भर में ट्रेड एंड कॉमर्स की नीतियां केवल तुम 7 ही लोग तय करोगे। हम लोग क्या अजूबे पागल बैठे हुए हैं और तुम सब अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करके बैठे हो। यह तो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई। कल को हम सुपर पावर बनेंगे तो उसका तो चांस कभी आने ही वाला नहीं है, क्योंकि फैसले तो तुम ही लोग ले रहे हो, हमारा तो वोट ही काउंट नहीं होता है। तो इन सब कंट्रीज ने विरोध करना शुरू किया और जिसकी वजह से G20 की स्थापना हुई और 1999 में इसकी स्थापना हो गई। अब G20 की अध्यक्षता हर साल रोटेट होती रहती है। इस साल भारत कर रहा है, अगले साल ब्राजील करेगा 2024 में। अब इस टाइम पर पंगा समझिए हो क्या गया है। समीकरण को समझने की कोशिश करिएगा। यह है G20। G20 का मतलब यह है 19 देश यहां पर हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, EU जिसको हम बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन का मतलब यह है कि यूरोप के अंदर टोटल 27 देश वो हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जो कि पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन। अब इसके अलावा एक चीज और देखना, G20 के अंदर आपको G7 भी मिलेगा। कैसे? जर्मनी भी है भैया यहां पे, अमेरिका भी यहां पर है। इसके अलावा आ जाइए इधर देखिए, कनाडा भी हो गया, 1 2 3, चौथा जापान हो गया, 5वां इटली हो गया, 6वां हो गया ब्रिटेन और 7वां हो गया फ्रांस। आपको पूरा G7 यहां पर मिल गया। अब G20 के जो बाकी कंट्रीज हैं जिनको इनसे दिक्कत हो रही है, जिनका कहना है, अब इन देशों का कहना है कि भैया जब G20 चल रहा है तो G7 की रेलेवेंस ही क्या है फिर? और अगर G7 की रेलेवेंस है तो G20 की फिर कोई रेलेवेंस नहीं है। इनका कहना है कि फिर आप बैठ के G7 कर क्यों रहे हो, आप ये समिट क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? समझिए अब दिक्कत किसको है। पहली दिक्कत तो भारत को ही है, क्योंकि भारत आज की डेट में सबसे बड़ी उभरती हुई सुपर पावर है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि भारत के मार्केट में निवेश करना चाहता हो। लेकिन हां, G7 में इस बार हमें गेस्ट बनाकर बुलाया गया, लेकिन अब हम उन्हें डायरेक्टली तो नहीं बोल देंगे ऐसे, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशन है। यहां पर तो वोट से सॉल्व होता है और वोटिंग में हमने फैसला क्या दिया कि हम G7 की रेलेवेंस क्या है। जब G20 की रेलेवेंस नहीं है तो फिर G7 अकेले फैसला किस बात पर कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया जो कि कल G8 का हिस्सा हुआ करता था या G7 का हुआ करता था, आज वो नहीं है, तो वो भी कह रहा है कि भैया उस ग्रुप का क्या मतलब जिस ग्रुप में मैं नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है ये G20 के सब पगले हैं एकदम। तीसरी दिक्कत किसको हो रही है? सऊदी अरेबिया को हो रही है। यह भी अपने आप में उभरती हुई बहुत बड़ी पावर है। सऊदी अरेबिया आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे चला गया है। इसके अलावा आप इंडोनेशिया देखिए, इनके पास और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। नियोम प्रोजेक्ट है, पूरा एक शहर बनाए दे रहे हैं ये।
सोलर पावर बेस्ड। इसके अलावा इंडोनेशिया को भी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है? इसको हो रही है। ये कह रहा है आज की डेट में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लगभग हर एक चीज का करना है, लेकिन उसके बाद ये 7 बागड़ बिल्ले मिलकर कैसे फैसला कर रहे हैं? तो यहां पर आप देखो एक और समीकरण नया बनता है। आपने एक ग्रुप का नाम सुना है ब्रिक्स। ब्रिक्स, यहां पर ब्रिक्स भी है G20 के अंदर। कैसे? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। अब आप समझ पा रहे हो, G20 के अंदर ब्रिक्स भी है, G20 के अंदर G7 भी है। तो G20 का कहना है जब हमसे ही G7 है, G20 क्या बोल रहा है? जब हमसे ही भैया G7 है तो G7 अब अपनी अलग मीटिंग क्यों कर रहा है? जब हम सब आपस में मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं एक टेबल पे, तो ये 7 लोग जाके अलग खुसुर फुसुर क्यों कर रहे हैं? यहां पर समस्या ये हो रही है। तो G20 की जो रेलेवेंस है ये इस वजह से बढ़ रही है और G7 की रेलेवेंस डे बाय डे कम होती चली जा रही है। ये अपने आप में मोनोपोली क्रिएट करने वाली बात है। आप किसकी तरफ हो? आपको क्या लगता है G7 की रेलेवेंस होनी चाहिए अब या G20 की रेलेवेंस होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, भारत G20 के अंदर है, मैं तो कहता हूं G20 की रेलेवेंस ही होनी चाहिए। G7 की रेलेवेंस का जमाना गया, 1975 में बना था, आज 2023 चल रहा है। G20 को हम होस्ट कर रहे हैं और जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी इससे बन रही है। तो G20 के साथ हमें होना चाहिए। G7 की रेलेवेंस वैसे भी कम होती चली जा रही है। 12,523 पोस्ट हैं। 1 सितंबर से आपका एग्जाम चालू है। इस बार मौका नहीं चूकना चाहिए। 2024 में इलेक्शन है। इस बार बहते हुए नदी में अपने हाथ धो लिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद हो सकता है फिर से रिजल्ट वगैरह लेट होने लगे। MTS का एग्जाम आपका फिल आप कर ही चुके हो, फॉर्म केवल 2 महीने ले देकर बचे हुए हैं। स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है। आप GS का वेटेज देख लो। GS के 25 क्वेश्चन है और 75 नंबर की पूछी जा रही है। रीजनिंग से भी ज्यादा पूछी जा रही है और मैथ्स से भी ज्यादा पूछी जा रही है। यहां पर मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं, एक ही बार में, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बार में सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। साथ में कंप्यूटर की भी इसी बैच में आपको क्लासेस मिल रही हैं। साथ में PYQ की 19 क्लासेस मैंने दी हुई हैं इसी एक ही बैच में। और फीस आप खुद देख लो कितनी रेलेवेंट है। स्टैटिक जीके की पूरी मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में, साइंस की पूरी मैगजीन हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में 1 जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट इस एक मैगजीन में हिंदी और इंग्लिश में। इतना कुछ आपको इसमें फ्री में मिल रहा है। बाकी ये बैच तो अपने आप में है ही है। इससे कम फीस में आपको कोई दे नहीं सकता है बैच। मैंने भी देखा हुआ है 1000, 1200, 1500 आपसे मांगे जा रहे हैं। तभी मैं कहता हूं एग्जाम इंजन के अंदर शिक्षा के अभाव में सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा के अभाव कैसे आता है? जब पैसे का अभाव हो। तो पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं रुकेगी और शिक्षा के अभाव में सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेक्शन तो होगा ही इस बार। आपने देखा ही है पिछली बार का अभी जो MTS दिया है स्टूडेंट्स ने, कितनी रेलेवेंसी रही है। ताबड़तोड़ इस बार भी सिलेक्शन होने हैं, रिजल्ट आने दीजिए। और इस वाले बैच में भी अगर वो वाला एग्जाम आपने नहीं दिया है तो इस बार सितंबर के लिए तैयार हो जाइए। इस बार तो बिल्कुल ही नहीं रुकना है सिलेक्शन। आज की बात यहीं तक रहेगी। एग्जाम इंजन पे 2 जुलाई तक के लिए मैंने 2 जुलाई तक के लिए 40% इस बैच पे डिस्काउंट दिया है। मतलब 251 रुपए प्राइस है, 40% डिस्काउंट में 150 का पड़ जाएगा। लेकिन 2 जुलाई के बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आप इसे अवेल कर सकते हो। सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तुरंत जाके आप अवेल कर सकते हो। पूरा बैच अगर आपको लेना है, पूरा जिसमें सारा कुछ है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, उस बैच का प्राइस 450 है। उस पर भी 40% डिस्काउंट लगा लीजिएगा। अपने आप देख लीजिए, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आज की बात यहीं रख रहेगी। G7 G20 के बारे में अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप किसी को बताना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।